मेरे ससुर मरने से ठीक 5 मिनट पहले मेरी मुट्ठी में 3 फटे हुए 10-10 रुपए के नोट दबाकर फुसफुसाए थे। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इन्हें किसी को मत दिखाना। अगले ही पल उनकी सांसें थम गई। उस समय मुझे लगा था कि बीमारी ने उनका मानसिक संतुलन छीन लिया है, लेकिन 7 दिन बाद उन्हीं 3 फटे हुए नोटों की वजह से मेरे जेठ ने मुझे मारने की कोशिश की। उसी दिन मुझे समझ आया कि बाबूजी मुझे पैसे नहीं बल्कि ऐसा राज सौंप कर गए थे जिनके लिए अपना ही परिवार खून बहाने को तैयार था। मेरा नाम अंजलि है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मैं एक साधारण परिवार की बेटी थी। मेरे पिता सरकारी स्कूल में इतिहास पढ़ाते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में उनका साथ देती थी। हमने कभी दौलत नहीं देखी, लेकिन संस्कारों की कमी भी कभी महसूस नहीं हुई। पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटी, पैसा कभी इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। उस समय मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर उनके संस्कार मेरे साथ न होते तो शायद मैं भी लालच के उसी दलदल में डूब जाती जिसमें मेरे ससुर का पूरा परिवार डूब चुका था। मेरी शादी शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति दीनानाथ चौधरी के छोटे बेटे आकाश से हुई थी। जिस दिन मैं पहली बार उस विशाल हवेली में दुल्हन बनकर पहुंची, हर कोई मेरी किस्मत की तारीफ कर रहा था। दूर दूर तक फैला बगीचा, संगमरमर की चमचमाती सीढ़ियाँ, ऊंची छतों से लटकते झूमर, दर्जनों नौकर और आलीशान कमरे देखकर मुझे लगा था कि शायद भगवान ने मेरी झोली उम्मीद से ज़्यादा खुशियों से भर दी है। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि उस हवेली की चमक सिर्फ बाहर तक ही थी। अंदर रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ चुके थे। गृह प्रवेश के बाद जब सब रस्मों में व्यस्त थे, बाबूजी मुझे चुपचाप अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने ले गए। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखा, फिर मेरी ओर मुस्कुराकर बोले, बहू, इस घर में बेटी बनकर रहना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। मैंने आदर से पूछा, जी बाबूजी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। मैंने हंसते हुए कहा, आप तो पहली मुलाकात में ही मुझे डरा रहे हैं। वह भी हल्का मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, डरा नहीं रहा, बस चाहता हूँ कि जब सच सामने आए तो तुम टूटो मत। शुरुआत के कुछ महीने किसी सपने जैसे बीते। बाबूजी हर सुबह पूरे परिवार के साथ नाश्ता करते, घर में हंसी खुशी का माहौल रहता और मैं धीरे धीरे सबकी पसंद नापसंद सीख रही थी। लेकिन इसी दौरान मैंने एक बात बार बार महसूस की। मेरे जेठ विक्रम की नज़र हर समय बाबूजी पर रहती थी। वह उनसे कम और उनके फैसलों से ज़्यादा मतलब रखता था। अगर बाबूजी किसी पुराने कर्मचारी की मदद कर देते तो विक्रम का चेहरा उतर जाता। अगर किसी गरीब की फीस भर देते तो वह झुंझला कर कहता, पापा, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। बाबूजी सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा, सिर्फ पैसों से भी नहीं चलता। मेरे पति आकाश स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। वह शांत थे, सरल थे और अपने बड़े भाई की बात कभी नहीं टालते थे। कई बार मुझे लगता था कि उनके भीतर अपनी कोई राय है ही नहीं। घर का हर बड़ा फैसला विक्रम लेता था और आकाश बस सिर झुका देते थे। उस समय मैंने इसे उनका संस्कार समझा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अन्याय का साथ देना होता है। एक शाम मैं रसोई से लौट रही थी कि मैंने बाबूजी को अपने पुराने अध्ययन कक्ष में अलमारी खोलकर कुछ ढूंढते देखा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या खोज रहे हैं बाबूजी? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ पुरानी यादें जिन्हें लोग बेकार समझते हैं, लेकिन कभी कभी वही सबसे कीमती साबित होते हैं। तभी पीछे से विक्रम कमरे में आया और बोला, पापा, अब इन पुरानी फाइलों का क्या करेंगे? आराम कीजिए। बाबूजी ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, कुछ कागज़ ऐसे होते हैं बेटा जो बूढ़ा होने पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। विक्रम तुरंत बोला, कौन से कागज़? बाबूजी मुस्कुरा दिए, जब समय आएगा तब बता दूंगा। उस एक पल में मैंने पहली बार विक्रम के चेहरे पर डर और लालच को एक साथ देखा।
कुछ ही महीनों बाद शहर में खबर फैल गई कि दीनानाथ चौधरी के कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। बैंक के अधिकारी आने लगे, पुराने साझेदार पैसे मांगने लगे और अखबारों में रोज नई खबर छपने लगी। हवेली का माहौल अचानक बदल गया। जहाँ पहले हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब बंद कमरों में होने वाली बहसों की आवाज़ें आने लगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि नुकसान की खबर सुनकर बाबूजी परेशान जरूर थे, मगर टूटे नहीं थे, जैसे उन्हें किसी आने वाले तूफान का पहले से अंदाजा हो। एक रात मैं पानी लेने नीचे आई तो अध्ययन कक्ष से तेज आवाज़ें सुनाई दी। विक्रम गुस्से से चिल्ला रहा था, आप हम सबसे झूठ बोल रहे हैं, पूरी जिंदगी करोड़ों कमाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब खत्म हो गया। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, हर चीज़ बैंक बैलेंस में नहीं होती बेटा। विक्रम मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, मुझे भाषण मत दीजिए, सीधे बताइए बाकी संपत्ति कहाँ छिपाई है। कमरे के बाहर खड़े आकाश ने धीरे से कहा, भैया आवाज़ नीचे रखिए। लेकिन उन्होंने अपने पिता का पक्ष नहीं लिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी और पहली बार मुझे लगा कि इस घर में असली लड़ाई पैसों की नहीं, भरोसे की है। उस रात बाबूजी देर तक बरामदे में अकेले बैठे रहे। मैं उनके लिए चाय लेकर गई। उन्होंने कप हाथ में लिया और अचानक मुझसे पूछा, बहू अगर कभी ऐसा दिन आए कि पूरा घर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, तब क्या तुम मेरा विश्वास करोगी? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, जब तक मेरी साथ चलेगी बाबूजी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे उन्हें उसी जवाब का इंतजार था। फिर धीमे से बोले, भगवान करे तुम्हें कभी अपनी इस बात की कीमत ना चुकानी पड़े। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मुझे अपने इसी वादे के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। समय ने जैसे अचानक करवट बदल ली। कुछ ही हफ्तों में हवेली की रौनक गायब हो गई। पहले जहां मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, अब वहां बैंक के नोटिस और कर्जदारों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। विक्रम हर आने वाले आदमी पर गुस्सा उतारता और फिर उसी गुस्से के साथ बाबूजी के कमरे में घुस जाता। एक सुबह मैंने देखा कि बाबूजी बरामदे में बैठे धूप सेक रहे थे। तभी विक्रम ने उनकी व्हीलचेयर को झटके से घुमाते हुए कहा, धूप बाद में सेक लेना, पहले यह बताइए कि बाकी प्रॉपर्टी कहाँ छिपाई है। बाबूजी ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी चुप्पी ने विक्रम को और बेकाबू कर दिया। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास फेंक दिया। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे झूठ पर भरोसा नहीं करूंगा। उस दिन पहली बार मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, भैया बाबूजी बीमार है, इस तरह बात मत कीजिए। विक्रम मेरी तरफ घूरते हुए बोला, बहुत हमदर्दी है तो इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन याद रखना इनके साथ जो रहेगा वह मेरा दुश्मन होगा। मैं कुछ कह पाती उससे पहले आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंजलि रहने दो, बात मत बढ़ाओ। मैंने उनकी तरफ देखा, बात मैं बढ़ा रही हूँ या ये लोग? लेकिन आकाश ने हमेशा तरह नजरें झुका ली। 2 दिन बाद विक्रम ने ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। उसने नौकरों को बुलाकर कहा, इनका कमरा खाली करो, अब यह ऊपर वाले कमरे में नहीं रहेंगे। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वह हंस पड़ा, इतने बड़े कमरे में एक बीमार आदमी रहेगा? नीचे स्टोर रूम खाली पड़ा है, वही ठीक रहेगा। मैंने गुस्से में कहा, वो स्टोर रूम नहीं, कबाड़ खाना है। विक्रम ने ताली बजाकर कहा, बहुत अच्छा, तो आज से तुम भी वहीं रह लेना। बाबूजी को जब उस सीलन भरे स्टोर रूम में ले जाया गया तो उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया। बस जाते जाते उन्होंने हवेली की दीवारों को ऐसे देखा जैसे किसी अपने से आखिरी विदाई ले रहे हो। मैं उनके पीछे पीछे गई। कमरे में टूटी कुर्सियाँ, पुराने बक्से, मकड़ी के जाले और सीलन की बदबू फैली हुई थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बाबूजी मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बड़ी मुश्किल से कहा, बेटी, इंसान जगह से नहीं लोगों से अकेला होता है। उस रात मैं चोरी छिपे उनके लिए दलिया लेकर पहुंची। उन्होंने 2 चम्मच खाए और फिर कटोरी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, आप खाइए। वह मुस्कुराए, तूने भी तो नहीं खाया होगा। मेरी आंखें भर आई। आपको कैसे पता? उन्होंने धीमे से कहा, जिस बहू की आंखों में भूख से ज़्यादा चिंता दिखे
वह खुद पेट भरकर नहीं खाती। धीरे धीरे यह मेरी रोज़ की आदत बन गई। दिन भर मैं पूरे घर का काम करती और रात को सबके सोने के बाद बाबूजी के पास चले जाती। कभी उन्हें दवा देती, कभी कपड़े बदलती, कभी उनके पैरों की मालिश करती। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, थक जाती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटी अपने पिता की सेवा करके कब थकती है। यह सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर विक्रम का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वह पूरे घर की तलाशी ले रहा था। अलमारियाँ, दीवारें, पुराने बक्से, यहाँ तक कि मंदिर की चौकी तक खोल डाली गई। एक दिन उसने बाबूजी का पुराना संदूक तोड़ दिया। उसमें सिर्फ उनकी पत्नी की तस्वीर, कुछ पुराने खत और बच्चों के बचपन के खिलौने निकले। उसने गुस्से में सब जमीन पर फेंक दिया। बाबूजी दरवाजे की दरार से यह सब देखते रहे। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। विक्रम हंसते हुए बोला, डॉक्टर 5,000 लेगा, क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे? मैंने उसी शाम अपनी माँ के दिए हुए सोने के छोटे कंगन बेच दिए और चुपचाप डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद मुझे बाहर बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। इनकी बीमारी से ज़्यादा मुझे इनके शरीर पर पड़े ये पुराने चोट के निशान परेशान कर रहे हैं। क्या ये गिर गए थे? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, इनका ध्यान रखिए, ये सिर्फ दवाइयों से नहीं बचेंगे, इन्हें अपने लोगों की ज़रूरत है। उस रात मैंने बाबूजी की पीठ पर दवा लगाई तो नीले पड़े, कई निशान साफ दिखाई दिए। मैं समझ गई कि ये चोटें बीमारी के नहीं हैं। मैंने गुस्से में विक्रम से पूछा, ये निशान कैसे आए? वह मेरी तरफ बढ़ा और जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, बहुत सवाल पूछने लगी हो। याद रखना, इस घर में जुबान सिर्फ मेरी चलेगी। मैं रोती हुई स्टोर रूम पहुंची। बाबूजी ने मेरा सूजा हुआ चेहरा देखा तो उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा आंसू पोंछा और बहुत कठिनाई से बोले, माफ़ कर देना। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। माफ़ी आप क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने धीमे से कहा, मेरे कारण। मैंने उसी पल फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए, अब मैं बाबूजी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबूजी भी चुपचाप किसी बहुत बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। अगले ही दिन रात को जब मैं उन्हें खाना खिलाने पहुंची, उन्होंने पहली बार कांपते हाथ से स्टोर रूम की दीवार पर बनी 3 अजीब लकीरों की तरफ इशारा किया और फिर मेरी तरफ देखकर ऐसा संकेत किया जिसे मैं उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाई। मुझे कहाँ पता था कि उन्हीं 3 लकीरों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले 3 दिन बाबूजी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी और आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ रही थी। मैं रात दिन उनके पास बैठी रहती। एक रात उन्होंने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने इशारे से तकिए के नीचे हाथ डालने को कहा। मैंने धीरे से तकिया उठाया। उसके नीचे एक छोटी सी काली मखमली थैली रखी थी। उन्होंने आंखों से इशारा किया, छिपा लो, अभी मत खोलना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना कुछ पूछे थैली अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा ली। फिर उन्होंने अपनी बनियान के अंदर हाथ डाला। बहुत मुश्किल से 3 पुराने फटे हुए 10-10 रुपए के नोट निकाले। उन्होंने वे नोट मेरी हथेली पर रख दिए। मैं हैरान होकर बोली, बाबूजी, ये? उन्होंने पूरी ताकत जुटाकर सिर्फ इतना कहा, इनको किसी को मत। शब्द पूरे होने से पहले ही उनकी सांसें लड़खड़ा गई। मैंने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, कुछ मत बोलिए, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उनकी आंखों से एक आंसू निकला, मेरी हथेली पर गिरा और अगले ही पल उनका हाथ ढीला पड़ गया। मेरा संसार जैसे एक पल में उजड़ गया। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। विक्रम ने बाबूजी की नज़्म देखी और बिना किसी दुख के बोला, चलो, एक बोझ तो ख़त्म हुआ। उसकी यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं चुप रही। मेरी मुट्ठी में वे 3 फटे हुए नोट अब भी दबे हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद विक्रम ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। वह चिल्ला रहा था, मुझे पता है
बूढ़ा कुछ छिपा कर गया है। एक एक ईंट उखाड़ दूंगा। उसने मेरा कमरा भी खंगाल डाला, मेरी अलमारी, बक्से, यहाँ तक कि पूजा की चौकी तक देख डाली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने वे नोट अपने ब्लाउज की अंदरूनी सिलाई में छिपा दिए थे और मखमली थैली अपनी माँ की तस्वीर के पीछे रख दी थी। उस रात मैंने पहली बार थैली खोली। उसके अंदर पीतल की एक छोटी सी पुरानी चाबी थी, जिस पर उगते हुए सूरज का निशान बना था। मैं सोच ही रही थी कि तभी मुझे बाबूजी की बनाई हुई 3 लकीरें याद आ गई। अगले दिन मौका मिलते ही मैं स्टोर रूम पहुंची। दीवार पर उंगलियां फेरते हुए मुझे प्लास्टर का एक हिस्सा ढीला लगा। मैंने ईंट हटाई और उसके पीछे एक कागज मोड़कर रखा हुआ था। कागज खोलते ही मेरी सांस अटक गई। उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, अंजलि, अगर यह पन्ना तुम्हारे हाथ में है तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। तीनों नोटों को कभी अलग मत करना, वही तुम्हें वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ मेरा सच सुरक्षित है। किसी पर भरोसा मत करना, आकाश पर भी नहीं। मैं देर तक उस कागज को देखती रही। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बाबूजी अपनी मौत का अंदाज़ा पहले ही लगा चुके थे। अगली सुबह मैं चुपचाप शहर के पुराने हिस्से में पहुंची। वहाँ वही छोटा सा बैंक था, जिसके बाहर धुंधला पड़ा बोर्ड लगा था। मैंने काउंटर पर चाबी रखी। बुजुर्ग मैनेजर ने उसे देखते ही चश्मा उतार दिया, फिर धीमे स्वर में पूछा, दीनानाथ जी की बहू? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, आपका इंतजार कई सालों से था। उन्होंने मुझे एक पुराने लॉकर रूम में ले जाकर कहा, पहले वे तीनों नोट दिखाइए। मैंने कांपते हाथों से नोट उनके सामने रख दिया। उन्होंने उन्हें एक खास रोशनी के नीचे रखा। अचानक नोटों पर बने कुछ हल्के निशान साफ दिखाई देने लगे। तीनों नोटों को जोड़ते ही एक पूरा कोड बन गया। मैनेजर मुस्कुराया। यही असली चाबी थी। कुछ ही क्षण बाद लॉकर खुला। उसके अंदर कोई सोने की ईंट नहीं थी, एक डायरी, कुछ कानूनी दस्तावेज, एक वॉइस रिकॉर्डर और एक सीलबंद लिफाफा रखा था। मैंने रिकॉर्डर चलाया। बाबूजी की आवाज़ गूंज उठी, अंजलि, अगर तुम यहाँ सुन रही हो तो इसका मतलब है कि मेरा भरोसा सही निकला। मैंने अपना सब कुछ नहीं खोया था। मैंने जानबूझकर दुनिया को यही दिखाया कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं अपने बेटों की नीयत देखना चाहता था और वे परीक्षा में बुरी तरह हार गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रिकॉर्डर में उनकी आवाज़ फिर आई, मेरी मौत बीमारी से नहीं होगी। अगर मैं अचानक चला जाऊं तो समझ लेना मुझे धीरे धीरे मारा गया है। मैं सन्न रह गई। डायरी के हर पन्ने पर तारीखें लिखी थी। किस दिन दवा बदली गई, किस दिन विक्रम ने धमकी दी, किस दिन उसे शक हुआ कि उसके खाने में मिलावट हो रही है, सब दर्ज था। फिर मैंने वह सीलबंद लिफाफा खोला। वह बाबूजी की अंतिम वसीयत थी। उसमें लिखा था कि उनकी बची हुई संपत्ति, निवेश और ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है, क्योंकि जिसने मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया वही मेरी असली संतान है। मैंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। जब पुलिस हवेली पहुंची तो विक्रम पहले तो जोर जोर से हंसने लगा। बहू, अब तू मुझे जेल भिजवाएगी? मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं, आपके अपने कर्म। पुलिस ने डायरी, रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देखे। जांच शुरू हुई। कुछ ही दिनों में डॉक्टर की रिपोर्ट भी सामने आ गई। बाबूजी की दवाइयों में लगातार जहरीले रसायन मिलाए जा रहे थे। विक्रम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। आकाश मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा, अंजलि, मैं अपराधी नहीं था, लेकिन मैंने अपराध होते हुए देखा और चुप रहा। शायद मेरी गलती सबसे बड़ी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। गलत इंसान से ज़्यादा खतरनाक वह होता है जो सही होते हुए भी चुप रहता है। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया। बाबूजी की वसीयत वैध घोषित हुई। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन लोगों को लौटाया गया जिनका पैसा गलत फैसलों में डूब गया था। बाकी धन से मैंने एक वृद्ध सेवा संस्थान शुरू किया, जहाँ कोई भी बुजुर्ग अपने ही घर में अपमानित होकर जीने को मजबूर ना हो। आज भी बाबूजी के वे 3 नोट, फटे हुए 10-10 रुपए के नोट मेरे पास सुरक्षित है। लोग पूछते हैं, इनकी कीमत क्या है? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, सिर्फ 30 रुपए नहीं। एक पिता का विश्वास।
एक बहू का फर्ज और इंसानियत की सबसे बड़ी विरासत, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया था वसीयत से करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है, लेकिन किसी का अटूट विश्वास सिर्फ अच्छे कर्मों से ही कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।